3 सरकारें बीते 80 साल में। अगर हम ये लाइन को ध्यान रखें तो क्या बंगाल ने अब नीतिगत रूप से परिवर्तित होने का फैसला कर लिया है? सेकंड सवाल जो होगा वो ये कि क्या बंगाल में आने वाले समय के अंदर राजनीतिक हिंसाएं बंद हो जाएंगी? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? दूसरा, बंगाल का नया सीएम कौन होगा? डेमोग्राफी के अगेंस्ट में पोल होना ये बंगाल में हुआ। एक नाम अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि अगर ये बात सही हो गई तो फिर आपकी रील वायरल होगी। एक नाम देना है तो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खास सत्र में, जिसमें आज आप और हम बंगाल के अंदर हुए चुनाव, जो कि 5 विधानसभा चुनावों में से सबसे खास थे। और वो चुनाव खास इसलिए थे क्योंकि इन चुनावों में जो 2 फेज के अंदर हुए, एक ऐसी सत्ता बनने जा रही है जो कि बंगाल के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ करेगी। नया युग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल आजाद हुआ है, यानी भारत जब से आजाद हुआ है, तब से लेकर अब तक केवल 3 ही बार दलों की सरकार बनी है, यानी 3 ही सरकार रही हैं। पहले कांग्रेस रही लंबे समय तक, उसके बाद में सीपीआईएम रही और उसके बाद में टीएमसी रही। अब इसके बाद बंगाल चौथी पार्टी को यानी बीजेपी को अपना जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी के अराउंड है कि बंगाल का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन बंगाल के चुनाव में कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहे वो मैं आपके सामने एक बार जल्दी से रख देता हूं। जैसा कि आप सभी के सामने आंकड़े हैं कि 206 सीटें बीजेपी जीतकर 45.84% वोट शेयर के साथ है, यानी मात्र 5% वोट बढ़ा करके इसने लगभग 125 से ज्यादा सीटें टीएमसी से पाई हैं। कुछ डेटा को अगर आप ध्यान से देखें तो 119 में से 74 सीटें बीजेपी वो जीती है जो टीएमसी लगातार 3 बार से जीतती आ रही थी, 2011 से जीतती आ रही थी। ऐसे में 10 साल से जहां टीएमसी थी वहां पर 162 सीटों में से 110 बीजेपी लेकर आई है। ये सारे वो आंकड़े हैं जिससे दिखता है कि जो टीएमसी का गढ़ था वहां पर रिप्लेसमेंट बीजेपी करने में कामयाब हुई। तो क्या स्ट्रेटजी रही? उनमें सबसे बड़ी स्ट्रेटजी निकल कर आती है अमित शाह की। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने अपने सर्वे कराकर जो जानकारी जुटाई उनमें सबसे पहले ये कि पार्टी कार्यकर्ताओं में और वोटर्स में टीएमसी का डर है, उसे खत्म करना है। साथ ही साथ ममता के जो घुसपैठिए हैं वो बीजेपी के अंदर घुसे हुए हैं, उनको बाईपास करते हुए अपनी रणनीति को नीचे पहुंचाना है और कैडर को बूथ लेवल तक मजबूत करना है। और इस काम को करने में अमित शाह ने सुनील बंसल, जो मूलतः राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए चाणक्य की भूमिका में चर्चित हुए, उन्होंने और भूपेंद्र यादव जी ने मिलकर अमित शाह के प्लान को बिल्कुल जमीन पर एग्जीक्यूट कराया। वहीं सोशल मीडिया पर अमित मालविया लगभग 3000 इन्फ्लुएंसर्स की मदद से पश्चिम बंगाल के अंदर एक मोमेंटम बनाने में कामयाब हुए। 3 साल से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल तक जो प्रयास था, उस बूथ लेवल के प्रयास में राजस्थानियों का कंट्रीब्यूशन खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहते हुए कि राजेंद्र राठौड़ जो राजस्थान के नेता हैं वो हमारे यहां पर उपस्थित रहे और उन्होंने लगातार बूथ लेवल पर रहकर शुभेंदु अधिकारी की जो सीट है, जो ममता के सामने लड़ रहे थे, ममता बनर्जी को हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका मतलब पार्टी ने अगेन एक बार अपनी सांगठनिक कुशलता सिद्ध करते हुए चुनाव परिणामों को अपने सामने ले लिया। साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम सामने 2-3 बार फोन किया। रैलीज का भी यहां पर कंट्रीब्यूशन रहा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहा, सारी चीजें थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपने इतने बड़े स्तर पर, इंक्लूडिंग शिव प्रकाश सिंह जो कि लगातार आरएसएस से जुड़े रहे और आरएसएस को सक्रिय भूमिका निभाते रहे, सारे फैक्टर्स अब बीजेपी ने इस्तेमाल किए। अर्धसैनिक बलों का बहुत अच्छे से लोगों के अंदर पुलिस का भय मिटाने में इस्तेमाल किया। अमित शाह जी के वो बयान जिसमें टीएमसी के गुंडों को भगाना है, गुंडों बाहर मत निकलना, पुलिस वालों पीछे हट जाओ, बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापिस खींचो भाई। अरे तुम, ओ बंगाल पुलिस, जरा वापिस जाओ।
ये सब चीजों ने वो रोल प्ले किया कि पश्चिम बंगाल के वोटर बढ़ चढ़ के ऐतिहासिक वोटिंग देने पहुंचे। इवन एसआईआर ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सारे परिणाम आज आपके सामने हैं। बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन यहां से आगे चुनौतियां वहीं की वहीं हैं, क्योंकि बंगाल का नेतृत्व अब तक जिस प्रकार से रहा है वो पूंजीवाद विरोधी रहा है, या कहिए तो उद्योग धंधों का विरोध में रहा है। यहां पर बड़ी सारी फैक्ट्रीज को चलने नहीं दिया गया। टाटा का उदाहरण सिंगूर प्लांट एक बड़ी चुनौती बना। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ सटा होना, मुस्लिम बाहुल्य का होना, मुस्लिम परसेंटेज कुछ क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा होना, यानी कि अगर वो एक होकर के वोट दें और हिंदू वोट एक ना हो तो भविष्य में कंटिन्यूटी सरकार की हो पाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज बना रहेगा। मतलब जहां ध्रुवीकरण से चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हो, जहां खुद मतलब बीजेपी ने अपने नेताओं को मछली खाने तक के लिए कि भैया सबके सामने खाओ ताकि लोगों के भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगे, ऐसी चीजें दिखाने का प्रयास किया हो, महिलाओं का साथ लेने का प्रयास किया हो, क्या ये सब चीजें आगे कंटिन्यू रह पाएंगी? क्योंकि बंगाल ने अगर एक बार चुन लिया तो यह तय है कि यह लंबे समय तक आपको रखेगा। लेकिन चुनौतियां जो बंगाल अब देने जा रहा है उसकी चर्चा आप और हम आज के इस सेशन में करने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल जिस रूप में मिल रहा है वो रूप अपने आप में डराता है। भारत की कुल जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन टीएमसी के काल में लगातार घटा है। लगातार ध्रुवीकरण की घटनाएं, चुनावी हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में आने वाला समय कैसा होगा, इसकी चर्चा आज के खास सेशन में। चलिए शुरू करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ में फिलहाल है मनोज सिंह जी, जो कि चर्चा करेंगे चुनावी सर्वेक्षक की भूमिका में। आपको बताएंगे कि बंगाल का आगे उनकी नजर में क्या हो सकता है, और साथ में अजीत द्विवेदी जी, जो आपके सामने चुनाव विश्लेषक के रूप में पिछले सत्र में भी आपके सामने थे, और अपनी राय वो रखेंगे बंगाल को आगे लेकर। क्योंकि सवाल बहुत ही बुनियादी है, और सवाल ये कि इस बंगाल ने जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक 3 मुख्य सरकारें देखी हैं। पहले कांग्रेस देखा, तो उसके बाद लेफ्ट देखा, तो अब फाइनली टीएमसी को जाते देखा। 3 सरकारें बीते 80 साल में। अगर हम ये लाइन को ध्यान रखें तो क्या बंगाल ने अब नीतिगत रूप से परिवर्तित होने का फैसला कर लिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां बीजेपी को पूरे देश में पूंजीवाद की पक्षधर मानी जाने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है, वहीं टीएमसी या सीपीआईएम या फिर इवन कांग्रेस शुरू हुई थी अपनी एक विचारधारा लेकर, लेकिन कहते हैं कि भारत में लेफ्ट सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस खुद लेफ्ट लीनिंग हो गई। और लेफ्ट के अंदर भी और एक्सट्रीम लेफ्ट क्या हो सकता है कि चलो टाटा को सिंगूर से हटाओ ताकि गरीबों को लगे कि पार्टियां उद्योग धंधे वाली नहीं चलाती हैं। ऐसे में क्या बंगाल ने अपने लिए बहुत बड़ा परिवर्तन सोच लिया है? सेकंड सवाल जो होगा वो ये कि क्या बंगाल में आने वाले समय के अंदर राजनीतिक हिंसाएं बंद हो जाएंगी? क्योंकि फिलहाल जिस तरह से टीएमसी के डर को खत्म करते हुए भाजपा सत्ता में आ रही है, तरीके क्या अपनाएगी? अक्सर कहते हैं कि जो तरीके आपके थे उनको और बेहतर से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति ही सत्ता में आता है। तमाम सवाल होंगे, तो चलिए फटाफट रिमार्क लेते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है सर आपका। आपके नजरिए से क्या होगा बंगाल का? आपने 3 कारण बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट के बाद टीएमसी आई। ये उनके शासन के उस रूपरेखा को आपने दिखाया है। लेकिन बंगाल में जो हुआ इस आज़ादी के बाद, कहिए 62 के बाद तो और कहिए, कि हिंसा रहित चुनाव, ये बंगाल के इतिहास के लिए एक नया था और ये हुआ। डेमोग्राफी के अगेंस्ट में पोल होना ये बंगाल में हुआ। कल क्या होगा उस पर तो हम समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ उस पर तो हम कर ही सकते हैं। और पहली बार आज़ादी के बाद बंगाल जिस हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, बंकिम चट्टोपाध्याय जी के साथ से सुभाष चंद्र बोस के लिए, सब ये वो थे जो देश के लिए भी किए थे और देश में एक नई पहचान भी दिया था बंगाल को। वो आज स्थापित होते हुए उस हिंदुत्व के रूप में दिख रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी का दावा था कि भाई हमारे तो सारे नेता जो वहां से थे और वहीं हमारी सरकार नहीं है, तो पहली बार यह स्थापित होते हुए दिखा है। आप कैसे देखते हैं सर इस जीत को? मतलब मेरा बहुत ही कोर क्वेश्चन है कि बंगाल ने चुना क्या है? क्योंकि एक पॉलिसी शिफ्ट कहिए आप इसे, क्योंकि ये केवल राजनीतिक दल बदलना नहीं है। बीजेपी जो पूरे देश में जानी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसने कहा गया कि अडानी अंबानी कंपनीज काम कर रही हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसके बाद बंगाल फिर से एक ऐसे दल को, क्योंकि बंगाल पूरे देश से अलग है, ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, राजनीति वहां की अलग है। वहां आप अगर 10 रुपए लेके निकलते हैं तो पेट भर के घर वापस लौट सकते हैं, बंगाल वो है।
ऐसे में बंगाल में एक ऐसे दल का आगमन हो रहा है जो कि नीतिगत रूप से, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। बहुत समझा पा रहे हैं आपने। पहले जो पहले ही सवाल किया, हम पहले ही समझ गए थे। आप बात की, आपने व्याख्या भी और की। इसको आप हम लोग ऐसे इतना बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं पश्चिम बंगाल को। और इस जो ये ठीक है, आपने पैराडाइम शिफ्ट की बात की, वो भी, उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन अंकित जी, आप ये समझिए कि ममता बनर्जी को कैसे ओपनिंग मिली पश्चिम बंगाल में। 2011 के चुनाव में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गई थी। हम लोग शिफ्ट को देख रहे हैं अगर, तो आप देखिए कि 50 साल में ये दूसरी सरकार बदली है। 77 के बाद ये दूसरी सरकार है, 50 साल में ये दूसरी सरकार बदली है। तो एक तो राजनीतिक स्थिरता ऐसी है वहाँ की, एक बार जो आता है सो बना रहता है और अपनी पॉलिसीज के हिसाब से सरकार चलाता है, वहाँ के लोगों को चलाता है, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। 2006 का चुनाव आप याद करिए, उस समय लेफ्ट के खिलाफ 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। 30 साल की होना तो ये चाहिए था कि साफ हो जाती। और तब ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। वहां भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में अलायंस था, उनकी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में। 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद लेफ्ट को हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीटें मिली, 235 सीट जीती लेफ्ट 2006 में। तो ये इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी ने कोई काम नहीं किया वहां। और ममता बनर्जी जिस हिंदुत्व के साथ, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के साथ आकर के डेमोग्राफी का लाभ उठाना चाह रही थी, वो भी नहीं मिला। किस बात से ओपनिंग मिली 2011 में? उनको ओपनिंग मिली कि एक जो लेफ्ट बटा लिबरल और प्योरिटन हार्डकोर लेफ्ट के बीच में जो बटा, और दिल्ली में जो लेफ्ट के अंदर लड़ाई शुरू हुई प्रकाश करात वर्सेस सीताराम येचुरी, और बंगाल में सीताराम येचुरी के करीबी माने जाने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुए थे। मतलब हो तो गए थे वो 2001-2 में जब ज्योति बसु गए, उसके बाद ही हो गए थे। उन्होंने क्या, वो लिबरल लेफ्ट के हिसाब से उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में नए टाउनशिप बनाने और नए इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप करने, नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का प्रयास शुरू किया। ये चेंज था लेफ्ट का, जो ट्रेडिशनल लेफ्ट को जो मानते हैं हम लोग। तो उसने वहाँ के लोगों को आंदोलित किया कि भाई ये जमीन कैसे ली जाएगी किसानों की, और ये इंडस्ट्री कैसे बनेगी। यहाँ वहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही थी, तो ये कैसे होगा, और टाउनशिप बनेगा तो कैसे होगा। ये तो पूंजीवादी, मतलब लेफ्ट अपने रास्ते से भटक गया। और वहीं ओपनिंग मिली थी ममता बनर्जी को। देखिए, जब भी चेंज होता है तो इमोशनल इशू चाहिए होता है, एक ऐसा इशू चाहिए होता है जो इलेक्शन को एंकर करे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, पहले लेफ्ट का जाना जो टीएमसी के कारण हुआ था, वो कारण था कि ये लेफ्ट से हट रहे हैं, मैं ज्यादा लेफ्ट हूं। वही, मतलब सीपीआईएम को हटाने वाली जो पार्टी थी वो और ज्यादा कम्युनिस्ट। एग्जैक्टली, तो वही हम कह रहे थे। तो ये ओपनिंग मिली कि वहां वो पूंजीवाद के रास्ते पर चल पड़ी है कम्युनिस्ट पार्टी, और वो अपने सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। तो ममता बनर्जी को ओपनिंग जो मिली, उसमें बड़ा रोल, जो हम पॉलिटिकल एंगल से भी कह रहे हैं, बाकी और चीजें, लेफ्ट के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जो था, पैराडॉक्स था लेफ्ट के अंदर का, उसने ये मौका दिया ममता बनर्जी को। अपनी लड़ाइयाँ उनके आपस में इतनी तेज होने लगी, इतने लोग खेमे में बट गए, और फिर वो ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, उन्होंने आंदोलन किया, उसकी जगह ले ली, वो आ गई 2011 में। आने के बाद उन्होंने वही राजनीति की जो 2006 के पहले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, जो ज्योति बसु के जमाने में होता था कि इंडस्ट्री बंद होती है तो बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना वोट। आंकड़ा देख रहा था सर, लगभग 5000 कंपनी 11 से लेके 25 के बीच में शिफ्ट मार गई या बंद हो गई। तो वो पॉलिसी थी कि हमारा वोट आना चाहिए है, हमारा वोट एकजुट रहना चाहिए है। इंडस्ट्री बंद होती है तो बंद हो जाए, रोजगार नहीं होता है तो नहीं हो, पलायन होता है तो हो। अभी 50 लाख बंगाल के 50 लाख नौजवान बाहर काम करते हैं, और ये एक, इसने बड़ा बीजेपी को एक बूस्ट दिया, उसके नैरेटिव को। जो सेंट्रल नैरेटिव तो दूसरा था, हिंदुत्व का था, लेकिन इसने बूस्ट दिया। तो अब उसके बाद ममता बनर्जी ने 15 साल अपने को वही उसी लाइन पर चलाती रही कि वोट हमारा इंटैक्ट होना चाहिए है, धर्म के आधार पर, आर्थिक आधार पर, किसी तरह से, और इंडस्ट्री बंद होती है, कंपनियां जाती हैं तो जाए। अब इसको भी लेफ्ट, भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में जो तमाम चीजें, हिंदुत्व का जो सेंट्रल नैरेटिव है, उसके साथ बीजेपी ने इसको अंडरलाइन किया। ये 50 लाख का जो फिगर है, ये बार बार वो कहते रहे लोग कि पलायन हुआ है, नौजवान बाहर है, कंपनी, जूट की इतनी कंपनियां थी, अब इतनी रह गई हैं जूट के इस प्रोडक्शन में। मतलब एक तरीके से ममता बनर्जी की जो विचारधारा थी, उसको बीजेपी अपनी विचारधारा से टक्कर दे रही थी। देखो भाई, जॉब चलेगा इस वजह से, देखो इतनी ज्यादा गरीबी आ गई है, ठीक है, और वो हम दूर करेंगे। हम आएंगे तो डबल इंजन की सरकार अपने साथ इंडस्ट्री लेकर के आएगी, पूंजी लेकर के आएगी। कोई निवेश नहीं हो रहा है बंगाल में, ये कहेंगे कि निवेश नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कंपनियां नहीं आ रही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है। जो भारत की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा होता था वो लगातार घटता जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज बीजेपी ने लिखे हुए हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या आ रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि बंगाल की जनता जो पहले
ममता जी की बातों में आ गई थी, अब वो समझदारी के साथ कह रही कि नहीं भाई, मैंने उस समय देख लिया आपकी बातों में आके गरीब होते हैं, अब मैं देखता हूं इनकी बातों में आके मैं अमीर बन सकता हूं या नहीं, कुछ ऐसा। एग्जैक्टली इस बात को लोगों ने फील किया है और ये उसके साथ साथ फील किया। दो तरह का थ्रेट लोगों के सामने था, दो तरह का थ्रेट। एक थ्रेट था डेमोग्राफी का, मुस्लिम बढ़ती हुई मुसलमान आबादी हमारी संस्कृति के लिए, मतलब ये हम बांग्ला पर्सपेक्टिव से लोगों को, हमारी संस्कृति के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। संसाधनों पर ये घुसपैठी है, जो आ रहे हैं उनका हक होगा। तो एक तो ये सेंट्रल नैरेटिव हम बार बार कह रहे हैं, ये था, लेकिन इस और ये नैरेटिव वहां ज्यादा चला इसलिए भी क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था शुरुआत में, जब हम पढ़ते हैं देश की आजादी से पहले, तो वो हुआ धर्म के आधार ही पर था, लेकिन अंग्रेजों ने उसमें भी माल फंक्शनिंग कर दी थी कि कहीं मुस्लिम को माइनॉरिटी कर दो तो कहीं हिंदू को माइनॉरिटी कर दो। बंगाल में ये बात बहुत प्रोमिनेंट है कि हिंदू मुस्लिम के बीच का डिवाइड अंग्रेजों ने भी सत्ता के लिए यूज किया। अब इस बार ममता जी भी यूज करते आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार हिंदू वोटों को एकजुट कर लिया। हाँ, और उसके साथ साथ फिर उसको जस्टिफाई कैसे करिएगा? सारा हिंदू, चूंकि वहां पढ़ा लिखा हिंदू है, भद्र लोग है, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा सिर्फ धर्म के आधार पर? वो नहीं करेगा ना। अभी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बंगाल में चुनाव नहीं होते थे। वहां कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जो अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व के नाम पर या मुसलमान से थ्रेटन फील करके और हम हरवाएंगे ममता बनर्जी, तो उसके साथ आपके पास तर्क क्या होंगे? आपका दूसरा तर्क क्या होगा? वो दूसरा तर्क ये इकोनॉमिक था कि बीजेपी कह रही है कि फैक्ट्री जाएंगी, बीजेपी कह रही है कि पलायन रोकेंगे, बीजेपी कह रही है कि पूंजी निवेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, शांति आएगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगी। ये इस भद्र लोक ने जो है ये कह के जस्टिफाई किया और ये माना भी लोगों ने वहां कि बीजेपी आ रही है तो दूसरे राज्यों के जो एग्जाम्पल हैं, जो मॉडल बीजेपी दिखाती है, उस मॉडल के हिसाब से काम होगा। इंडस्ट्री जो चले गए हैं लोग, वो लोग भी लौटेंगे, यहाँ नई फैक्ट्रीज लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। ये एक उनके साथ चला, लेकिन ये सहायक मुद्दा था जो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के साथ साथ। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी हराते हैं, ममता बनर्जी सिटिंग सीएम हारती हैं। क्या बीजेपी ने उन्हें हराने के लिए किसी विशेष रणनीति का प्रयोग किया था? मुझे लग रहा कि जब बंगाल का हवा बना तो उसके लिए भवानीपुर अलग से नहीं बनाया गया। भवानीपुर अपने आप से हो गया। पिछली बार भवानीपुर से जब वो उपचुनाव लड़ी थी तो वहां पे लोगों ने मुख्यमंत्री को चुन रहे थे, एक विधायक को नहीं चुन रहे थे, क्योंकि वो पार्टी जीत हो गए, बाई इलेक्शन में जीत कर आई थी। पहली बात। दूसरी बात था कि उन्होंने शुभेंदु को जाकर नंदीग्राम में दिया था चैलेंज में, तो शुभेंदु हार गए थे। अब उन्होंने क्या किया कि जब नंदीग्राम में शुभेंदु ने ये चैलेंज दिया कि मैं आपको हराऊंगा, और उस चैलेंज में वो विजयी हुए। इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो अभी जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, बंगाल में एक चीज था कि लोग इस बार जो पूरे माने चुनाव के बंगाल का जो इतिहास रहा उसको बदलना चाह रहे थे। लोगों ने इंडस्ट्री तो चुना ही, लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे दिया ही, बंगाल में एक बदलाव के लिए तो दिया ही, लेकिन चुनाव का जो गुंडागर्दी था उसको भी इस बार बंगाल के लोगों ने तोड़ा है। क्योंकि ये 60 सालों से देखते आ रहे थे कि मेरा चुनाव में नाम होता था और हम वोट नहीं दे पाते थे। चुनता वही था चाहे जिसकी पार्टी की सरकार होती थी, वो चाहे गुंडे के द्वारा कराए चाहे किसी तरीके से कराएं, उनका सिर्फ नाम होता था, चुनाव के वोटर लिस्ट में नाम होता था, वोट वही चुनते थे जो सरकारें होती थी। इसमें एक बदलाव लाने की लोगों ने कोशिश किया और सरकार ने उसकी व्यवस्था की, यानी इलेक्शन कमीशन ने उसकी सारे अरेंजमेंट को किया कि भाई किस तरीके से आपके अंदर जो भय व्याप्त है उसको मैं समाप्त करूंगा। और चुनाव आयोग के इस भरोसे पे बंगाल के जो भद्र लोग थे, जो 2021 में पोल नहीं कर पाए थे, 2024 में नहीं कर पाए थे, इस बार खुल कर आए थे। और ये साफ दिख रहा था कि जहां पे कलकत्ता सबसे भद्र लोगों का वो एरिया था, 11 में से 11 सीटें टीएमसी जीत गई थी 2021 के आंकड़े में। वहां पे 62% पोल हुआ था, इस बार 90% पोल हुआ। 28% पोल यदि लोग करने आ रहे थे तो सरकार के पक्ष में नहीं करने आ रहे थे, उस डर के पक्ष में करने आ रहे थे, जिसको भय बना के रूप में आप पोल नहीं करने दे रहे थे। वो भय दूर हुआ और उन लोगों ने कहा कि अब चलो हम पोल करते हैं, और वे चलते हैं। उनके जितने परिवार के सदस्य थे, यूथ थे जो बाहर चले आए थे, बंगाली बड़ा अपने क्या कहेगा पुराने चीजों से बड़ा उनका लगाव होता है, उससे वो अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन जब बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए, जैसे अभी 50 लाख लोगों के जो रोजगार के रूप में बाहर गए हैं, तलाश करके वहां नौकरी कर रहे हैं, तो एक अच्छा अनुभव लेकर आए थे।
वहां पे सरकारें जो थी उसके अनुभव को लेकर आए थे और वो अपने पेरेंट्स को बताते थे कि भाई आप देखो कि किस तरीके से बंगाल बदला, कर्नाटका बदला, उत्तर प्रदेश बदला है, ये सब किस तरीके से बदलाव हुआ। ठीक है, इसी क्रम में क्योंकि अब यहाँ पे हम उस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि भविष्य को एक बार और स्टेप इन करेगा, क्या देखते हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भविष्य, आप बताएं। नहीं, हमको देखिए जैसे अभी उसी को हम एक तो पहले उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा दे जो नंदीग्राम और भवानीपुर का मामला था। देखिए 3 बार ममता बनर्जी भवानीपुर से जीती हैं, जिसमें 2 बार बाई इलेक्शन में जीती हैं और 1 बार जनरल इलेक्शन में जो अपना जीता उन्होंने 2011 में भी, जब वो नहीं 11 में भी वो बाई इलेक्शन में ही जीती थी। उस समय तो वो लड़ी नहीं थी, चूंकि पार्टी उनकी लड़ रही थी, वो संभवतः एमपी थी, तो वो जीत गई। जब वहाँ उनकी सरकार बनी तो वो जीती थी वहाँ, तो फिर वही 54-55 हजार वोट से जीती। 16 का चुनाव वो लड़ी थी बतौर मुख्यमंत्री वहाँ, और कांग्रेस पार्टी ने दीपा दास मुंशी को चुनाव लड़ाया था वहाँ, जो प्रियरंजन दास मुंशी बड़े नेता थे, उनकी पत्नी थी। तो दीपा दास मुंशी के साथ बड़ी टक्कर अच्छी हो गई थी और 25,000 वोट से ममता बनर्जी जीती। फिर उसके बाद 21 में वो बाई इलेक्शन जीती। इस बार जब वो बतौर मुख्यमंत्री लड़ने गई तो 16 वाला रिपीट होने का एक बड़ा अगर चैलेंजर आता है तो ये था कि वल्नरेबल है सीट, वो कई कारणों से वल्नरेबल है। और दूसरा क्या है कि शुभेंदु अधिकारी के बारे में एक धारणा बन गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे और टीएमसी आउट हो रही है, तो इस धारणा ने शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में बहुत काम किया। समीकरण वहां का तो देखिए, जो 51,000 नाम कटे थे SIR में भवानीपुर में, उसमें 13,000 मुस्लिम नाम थे और 38,000 के करीब हिंदू थे। वो उतना बेटर नहीं करता, 24% तब भी वहां मुसलमान था। मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, शुभेंदु को चुनेंगे तो मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये धारणा उनको ममता बनर्जी के लिए वहां भारी पड़ गई। एक तो भवानीपुर की बात। देखिए एक थोड़ा सा रोक रहा हूं उनको, जो 38,000 जो नाम कटे थे उसका यूटिलाइज जो करता था वो टीएमसी के लोग करते थे सरकार के बदौलत। तो ये नाम कटना उतना महत्वपूर्ण नहीं था, वो यूज किस में हो रहा था उसको, जो छापा वोट था उसको इलेक्शन कमीशन और कहिए कि जो पुलिस फोर्स थे उसको रोका है। और भवानीपुर सीट पर अगर मैं फोकस ज्यादा दे रहा हूँ, उसके पीछे का मेरा एक इंटेंशन और भी है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ बहुत, और राजस्थानियों का वहाँ बहुत वोट शेयर है, बहुत है। और राजस्थान के कई MLA या पूर्व बड़े नेता वहां पर सक्रिय रहे थे। और शुभेंदु अधिकारी जी ने जैसे ही चुनाव जीतने के नतीजे आए तो उन्होंने राजस्थान के एक प्रोमिनेंट नेता राजेंद्र राठौड़ जी को धन्यवाद दिया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां पर इस बात को भी देखा गया कि कौन से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, प्रवासी जो यहाँ पर हैं, चाहे गुजराती हैं, चाहे 55,000 गुजराती हैं। हाँ, तो उनको जो भय था उनके भीतर कि कल को, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटा रहा था, तो जानकारी निकल कर ये आ रही थी कि गुजराती और राजस्थानी अगर वोट ना दें तो वहां पर वार्ड लेवल तक के भी जो पार्षद हैं वो उन लोगों को चिन्हित करके, कभी किसी के सामने सीवेज का नाला खोल दिया, कभी नाली का पानी फेंक दिया, कचरा नहीं उठाया, थ्रेटन किया। मतलब पिछले चुनावों में भी अगर किसी घर का ये जानकारी लगी कि ये वोट देने नहीं गया और दिया तो ये टीएमसी के विरोध में दिया, तो उसको भी वो बहुत बुरी तरह से परेशान करते थे। कहते हैं कि इस बार की बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट था उसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि 2 आने वाले महीने तक सीआरपीएफ नहीं हटेगी, अर्धसैनिक बल नहीं हटेंगे, और ये विश्वास कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए नुकसानदायक रहा। इस पर मतलब मैं राजस्थान का होने के कारण नहीं, एक और चीज आपको बता रहा हूँ, कलकत्ता शहर में जहाँ पे बीजेपी पिछली बार हारी थी, कलकत्ता हुबली हावड़ा जो एरिया है वहां पे बीजेपी का पूरी तरह से वो था, जो सोसाइटी बड़े बड़े बने थे जिसमें 3,000 4,000 फ्लैट होते थे। जब हम लोग वहाँ के रेसिडेंस वाले से मिलना शुरू किए, उनके अध्यक्ष बैठते थे और लोग बैठते, वो लोग बता रहे थे कि सोचिए कि ये पूरे बिल्डिंग में मैपिंग किया हुआ है कि कौन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं, और नीचे सोसाइटी के अंदर नीचे टीएमसी के गुंडे बैठे और वो बताते थे कि दादा आपको नहीं जाना, आपका पोल पड़ गया। और इस बार क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने उस सोसाइटी के अंदर फोर्स लगा दिया था। यही नहीं किया था, जहां उसको शंका हो गया कि ये फोर्स के बाद भी नहीं आएंगे तो सोसाइटी के अंदर पोल बनाया गया, पोलिंग बूथ बनाया गया। तो कहा गया कि पिछले 2021 में जो गलतियां सारी दिखी वो सारे इलेक्शन कमीशन ने उसको दूर किया, और उसमें केंद्र सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है उसने सहयोग किया कि आपको जो भी फोर्सेज होगा वो मैं आपको प्रोवाइड देने के लिए तैयार हूं। तो 2,40,000 यदि फोर्स गए हैं तो सिर्फ सरकार ने डिसाइड नहीं किया होगा, इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी कि भाई हमें इतने फोर्स चाहिए और इतने फेज में 5 फेज नहीं कराकर एक पहला चोट वहां पे दिया गया। 68 लाख जो SIR में जो शुरुआत वाला कटा था वहीं से डिसाइड हो चुका था कि ये पोल एक तरफ ऐसे जा रहा। तो ये जो 61 लाख 68 लाख जो पोलर थे, ऐसा नहीं था कि उनका पोल नहीं होता था,
फर्क यही था कि हर बार टीएमसी के लोग देते थे, इस बार पहले और जो प्रवासी भी गए उसके बारे में बड़ी बड़ा चर्चा है कि भाई इतने लोग जा रहे हैं प्रवासी, इस बार तो टीएमसी को वोट देंगे, चूंकि उनको लग रहा है कि एसआईआर के कारण मुझे देर से बाहर हो। ये ऐसा नहीं था कि उनका पोल पिछले बार नहीं पड़ा था, लोग बार बार बोलते थे कि भाई वोट परसेंटेज बढ़ा उनके कारण, उनका पोल पिछले बार भी पड़ा था, वो पोल नहीं किए थे, उनका पोल टीएमसी ने किया था। ये पहली बार हुआ कि किसी ने 4 या 5 इलेक्शन के बाद पहली बार पोल करने के लिए बंगाल में आए हुए, क्योंकि इतना अधिक वोट परसेंटेज अगर है तो हाँ। क्योंकि अगर 9 करोड़ की आबादी है, 50 लाख लोग बाहर हैं, तो अपने आप में बड़ा नंबर है, 5-6% जनता बाहर है, और इतना बड़ा संख्या में अगर 50 लाख लोग वोट देने आए। इसी में मेरा क्वेश्चन कंटिन्यू फिर से लौटता हूं, क्योंकि ये न्यूज अगर जैसे ही बाहर जाएगी आपके प्रेडिक्शंस मैटर करेंगे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? दूसरा, बंगाल का नया सीएम कौन होगा? देखिए सीएम तो ये अमित शाह और वही बता सकते हैं, मैं सीएम का बताता भी नहीं, जिसके बारे में मेरी उम्मीद होती है वो फेल हो जाता है, तो मैं वहां शुभेंदु अधिकारी को लेके क्या है जो जनता शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 5 सालों से 6 सालों से वहां पे एक आंदोलन के रूप में सरकार के विरुद्ध लड़े हैं, लेकिन एक ही चीज उनके लिए जो डिमेरिट लग रहा है टीएमसी के पूर्व नेट पूरे चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सीएम बनते जा रहे हैं, चाहे आप बिहार से ले लें, असम से ले लें, वो बाहर के कैडर आए हुए हो रहे, तो एक कार्यकर्ताओं के अंदर से लग रहा है कि भाई ये बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे जो अधिकार हैं और जो उनकी उम्मीद है उस पर उनका अब्जा है। तो इतना ही का है। आपका रिमार्क? नहीं, ठीक बात है। ये बात तो बिहार के समय भी जब सम्राट चौधरी को चुनने की बात हुई थी तो बहुत सारे लोग जो प्योरिटन हैं बीजेपी के अंदर, भारतीय जनसंघ के जमाने से या आरएसएस से आए हुए, वो लोग कहते हैं कि अपना कोई ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस से दीक्षित हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आया हुआ हो, बीजेपी का पुराना नेता हो, हार्डकोर बीजेपी का हो, उसको बनाना चाहिए। बिहार के बारे में ये बात उठी थी कि पहला मुख्यमंत्री बन रहा है तो पहला मुख्यमंत्री तो हमारा अपना होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस बात को देख रहे थे कि 4 साल से बीजेपी के बड़े नेता जिसको मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं, तो किसी मकसद से तैयार कर रहे हैं, उनके दिमाग में था, तभी सम्राट चौधरी को उन लोगों ने पहले 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप वैचारिक रूप से वो ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है मुख्यमंत्री के मुकाबले। मुख्यमंत्री तो कई बार कंप्रोमाइज का पद होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कंप्रोमाइज का पद नहीं होता है, तो पार्टी के लिए होता है, पार्टी का होता है। आप गठबंधन में सरकार बनाते हैं तो गठबंधन सहयोगी का ध्यान रखते हैं सीएम बनाने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष तो आपका अपना होगा। तो वो बन गए थे, तो आप इसका मतलब कि आप उनको समझ रहे हैं कि आपने जो है अडॉप्ट कर लिया है उनको, और उन्होंने आपको, वही स्थिति शुभेंदु अधिकारी के बारे में है। शुभेंदु नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं होती है। आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, 77 एमएलए हुए तो आपने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बनाया, ये एक फैक्टर करेगा। दूसरा, वो व्यक्ति लगातार लड़ता रहा है सड़क पर ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी की टैक्टिक्स से, जो आपने पिछली बार कर रहे थे कि जो एक डर की चीज है उसको डर से हराना है, डर के लिए क्या चुन रहे हैं। तो वो तो खैर दूसरा तीसरी बात बाद में पता चलेगी कि डर किस तरह से रहता है समाज में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी उसी टैक्टिक से लड़ते रहे जिस टैक्टिक से ममता बनर्जी आई थी और अपनी सरकार चला रही थी, सड़क पर उतर के लड़ना, ममता बनर्जी को 2 बार हराना, ये इतिहास है। एक मुख्यमंत्री लगातार 2 चुनाव में हार जाए अपनी सीट से जहां से लड़े, और दोनों बार एक ही व्यक्ति हरा है, ये भी एक हिस्ट्री है। तो ये शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में ये सारी चीजें जा रही हैं, उनके पक्ष खिलाफ ये बात है कि नाम अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि अगर ये बात सही हो गई तो फिर आपकी रील वायरल होगी। एक नाम देना है तो शुभेंदु अधिकारी है, और एक नाम नहीं, हम 1 से 10 तक नाम देना है तो शुभेंदु अधिकारी है। ओके, 11वें नंबर पर फिर दूसरे नाम है। 11वें नंबर पर आप हमसे कहिएगा तो हम सामयिक भट्टाचार्य का नाम रख देंगे, दिलीप घोष का नाम रख देंगे, सुकांत मजूमदार का नाम रख देंगे, राहुल सिन्हा का नाम रख देंगे, हम किसी का भी नाम रख देंगे, हम निशित परमाणिक का भी नाम रख देंगे। कोई नाम नहीं ले रहा है निशित परमाणिक का, लेकिन चूंकि वो अमित शाह के साथ होम मिनिस्ट्री में रहे हुए हैं तो हम उनका भी नाम रख देंगे। लेकिन 1 से 10 तक शुभेंदु अधिकारी हैं, और ये प्योर पॉलिटिकल रीजन से है, हमारा कोई दूसरा वो नहीं है, प्योर पॉलिटिकल रीजन। दूसरी बात है जो हो रहा है कि हिंदू फायर नेता योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा और दूसरा शुभेंदु अधिकारी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पे शुरू से पॉलिटिक्स किए, लेकिन वो आरएसएस के नहीं थे। ये कहा जाए तो भी आरएसएस से बीजेपी में आए हुए नहीं व्यक्ति थे। तो ये तीनों बाहर से आए हुए व्यक्ति, जितना फायर हिंदू पॉलिटिक्स को लेकर है उतना तो शायद भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है। यदि अमित शाह जी को हटा दिया जाए, उनकी पॉलिटिक्स एकदम मतलब थोड़ा प्रो बीजेपी ही रही है, हिंदुत्ववादी रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में रहे, डर यही है कि अगर शुभेंदु अधिकारी सीएम होते हैं, टीएमसी की नीतियां जानते हैं, टीएमसी को हराना टीएमसी के तरीके से जानते हैं, तो कहीं बंगाल में वो नीतियां वापस ना आए, ये तो खैर भविष्य बताएगा। फिलहाल के लिए ममता बनर्जी पर रिमार्क नहीं दे रहे हैं आप लोग, मुझे हम बताइए, आप हम वो सवाल क्या होगा उनका। देखिए, एक हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के हम विद्यार्थी भी रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के। बंगाल की तो बहुत ही क्लियर कट पॉलिटिक्स है कि जब लेफ्ट ने कांग्रेस को हराया 77 में तो कांग्रेस पार्टी वहां खत्म हो गई।
2011 में ममता ने लेफ्ट को हराया तो लेफ्ट खत्म हो गई। अब बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराया है तो ममता बनर्जी का फ्यूचर, उनकी पार्टी का फ्यूचर बहुत ब्लीक है, बहुत कमजोर है। हमको आशंका है कि उनकी पार्टी टूटेगी। और जो ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का जो झगड़ा है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस में पिछली बार टिकट कटने में भी एक बड़ा वो रहा कि तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी पुराने नेताओं के टिकट कटे, 70 विधायकों के टिकट कटे, 15 सीटें बदली, उसमें अभिषेक बनर्जी का बड़ा हाथ था। तो एक ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का एक झगड़ा था। ओल्ड गार्ड काफ़ी, ममता बनर्जी के मुकुल राय का निधन हो गया, शुभेंदु अधिकारी चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जो पुराने बड़े नेता जो उनके साथ के थे वो छोड़ गए हैं या दुनिया में ही नहीं है। तो अब जो पार्टी का कंट्रोल होगा, ममता बनर्जी की अपनी उम्र 71-72 साल है, अभिषेक बनर्जी संभालेंगे और उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो सबको साथ लेकर के एक कोहेसिवनेस के साथ पार्टी की पॉलिटिक्स कर सके। तो एक वहाँ खतरा हुआ है और ये ओपनिंग दे रही है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, लेफ्ट के लिए भी और किसी नए प्लेयर के लिए भी। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि ममता बनर्जी का जो एज हुआ है 72 ईयर्स और अगले जब इलेक्शन आएगा तो 77 ईयर्स की हो जाएंगी, तो वो राजनीति की तरह अपने आप रिटायर हो रही है। क्योंकि उस एज पे आके आप पॉलिटिक्स नहीं उतने एग्रेसिव के साथ कर सकती हैं। और अभिषेक के लिए मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इन 4 सालों के अंदर उनकी पॉलिटिक्स को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और इस पे ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा पॉलिटिक्स केंद्रित रहेगा। और अभिषेक बनर्जी ये 4 साल के अंदर मुझे लगता है कि ये जेल के अंदर रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके जो रिमार्क्स हैं उनको एग्जीक्यूट होते हुए कि कौन किस तरह से होता है। उम्मीद है कि आपको इस चर्चा से बंगाल के भविष्य की कुछ पिक्चर्स आपके सामने आई हों। ऐसी ही चर्चा जारी रखेंगे, बने रहिए। धन्यवाद।